हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमलन। तो अब ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि नेक्स्ट पार्ट जो है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, मॉडल एटॉमिक मॉडल, स्टेबिलिटी और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी चीज़ें भी जल्दी से डिस्कस हो। तो नाउ आई एम विद द वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जैसे कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो आपके बुक में लिखा हुआ है, करेक्ट। तो इसमें से हम लोग एटॉमिक डिस्कवरी देख चुके हैं, सारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। इसके आगे का पार्ट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके बुक में दिया हुआ है दैट इज़ योर मॉडर्न मॉडल, ओके। तो लास्ट वीडियो जो आपने देखा था उसमें हम लोगों ने रुदरफोर्ड का मॉडल देखा था, करेक्ट। तो रुदरफोर्ड के मॉडल में हमने ये देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, कि हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और उसके अराउंड ऑर्बिट्स रहेंगे, करेक्ट। उसके अराउंड ऑर्बिट्स रहेंगे जिसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ओके। तो अब मॉडर्न जो मॉडल है एटम का, उसमें क्या डिफरेंस है? तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन को भी कंसिडर करना है, क्योंकि रुदरफोर्ड की सॉरी ओके। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि रुदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, करेक्ट। हमारे पास सिर्फ क्या प्रेजेंट था, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, करेक्ट। ओनली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट इन द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो अब हम लोग जब मॉडर्न मॉडल की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन का भी कंसेप्ट आएगा, बिकॉज तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी थी, करेक्ट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये हम सबको अभी तक पता चल चुका है, करेक्ट। तो सेकंड पॉइंट पे जंप करते हैं डायरेक्टली, दैट इज देर आर टू पार्ट्स, ओके। ये भी हमें पता है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एक पार्ट क्या होता है एटम का, वो होता है न्यूक्लियस, ओके, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, ये वाला पार्ट आपने रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पर भी कंप्लीट हो चुकी है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, करेक्ट, और वो सेंट्रल में रहता है, इसका मतलब सेंटर में रहता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, करेक्ट। ये सबसे जो अंदर है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा बिकॉज उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बिकॉज उसमें क्या होगा, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, और जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन ऑल्सो, करेक्ट। दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नाउ व्हेन वी collectively say this thing, that is nucleus are present, in the nucleus protons and neutrons आर प्रेजेंट, सो कलेक्टिवली इस टर्म को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ओके। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स। तो इसका मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, दैट इज व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, ये अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे न्यूक्लियॉन्स मीनिंग protons and neutrons are collectively called as न्यूक्लियॉन्स, ओके। कलेक्टिवली मतलब दोनों साथ में है न्यूक्लियस में, करेक्ट। तो जब दोनों को आप साथ में लिखेंगे तब उनको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स, ओके। सो दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। Now they are held firmly in the nucleus by strong nuclear forces। तो अब देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। न्यूक्लियर फोर्स मतलब अब ये कैसे याद रखोगे कि कौन सा फोर्स है, तो जैसे कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में, वो कौन सा होगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, करेक्ट। और एंटायर मास ऑफ एन एटम लाइज इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसका जो एटम का मास होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है, इस न्यूक्लियस पे ही करता है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे ना, इस पूरे पॉइंट में सिर्फ न्यूक्लियस को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है।
तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। सेकंड पॉइंट, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली इसमें प्रेजेंट है, सबसे पहले तो इनमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और कलेक्टिवली जब हम लोग इनको बोलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो वो न्यूक्लियॉन्स ये टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, दे आर हेल्ड टुगेदर, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मतलब वो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि आपके दिमाग में कि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में कैसे रहते हैं, तो उन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो उसी के बेस पे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं न्यूक्लियस में। नाउ द एंटायर मास ऑफ एन एटम लाइज इन इट्स न्यूक्लियस, ओके। तो जितना भी मास होता है एटम का, किसी भी एटम का जो मास होता है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस का मास कितना है। जितना न्यूक्लियस का मास रहेगा उतना ही एटम का मास रहेगा, समझ में आ रहा है। देन आफ्टर दैट, सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव निग्लिजिबल मास, तो ये वाला पॉइंट है ना, हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनका मास बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है अराउंड, ठीक है। Now, the positive charge of nucleus is due to the protons present in it, करेक्ट। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले डिस्क्राइब कर दी थी कि पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है न्यूक्लियस, बिकॉज उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही सेम पॉइंट ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ द प्रोटॉन्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय द न्यूट्रॉन्स सिंस द लैटर हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज। लैटर मतलब हम लोग न्यूट्रॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स अनअफेक्टेड रहते हैं बाय न्यूट्रॉन्स क्योंकि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है ना। आपको याद होगा, हम लोगों ने देखा है, एक बार फिर से रिवीजन करती हूँ। प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, नो चार्ज होता है, ठीक है। तो उसकी ही वजह से क्या होता है ना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होने की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में साथ में रह सकते हैं। अगर यही सॉरी अगर यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करेंगे तो क्या ये साथ में रह सकते हैं, ये नहीं रह सकते, क्योंकि इनका जो चार्जेस है वो अपोजिटली चार्ज है। तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, और ये न्यूक्लियस पे स्टेबल ही नहीं रहेंगे, है ना। मतलब दोनों में झगड़ा हो जाएगा कि मैं रहूँ तू रहूँ, क्या होगा, है ना। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस में इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे साथ में। हमेशा कौन रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स साथ में रहते हैं। किस में साथ में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियन और ना न्यूक्लियस में कभी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। न्यूक्लियस एटम में होता है, ठीक है। ये ज़्यादा आएगा नहीं आपको, मतलब ये एक हाथ क्वेश्चन आपको आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। बट न्यूक्लियस तो आपको स्टार्टिंग से आ रहा है ना कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो न्यूक्लियस भूलना नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब ये देखिए ये वाला पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें यही सारी चीज़ें हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं जिनको करेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी मास नहीं होता, इसीलिए सारा का सारा जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट मैं कर चुकी थी ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ इसलिए रह पाते हैं बिकॉज न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ओके। तो इसलिए वो स्टेबली रह पाते। तो अब आप यहाँ पर ये वाला पार्ट समझ चुके हैं कि न्यूक्लियस के बारे में आप समझ चुके हैं कि जो टू स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज़ द ऑर्बिट्स, है ना। आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हो कि ऑर्बिट्स और शेल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो उसमें हमने बोला था कि दे आर डिस्क्राइब्ड इन एम्प्टी स्पेस, है ना, दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड में जितना भी स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस में ये ऑर्बिट्स या शेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। और इन्हीं ऑर्बिट्स और शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, करेक्ट। ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग ऑर्बिट्स के बारे में, जो कि ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ पर फोर्थ पॉइंट। अब देखिए क्या लिखा है, दे आर imaginary paths traced by the electrons in the empty space, okay, in the empty space surrounding the nucleus, okay। सिंपल सी बात है कि वो एक इमेजिनरी पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए
ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो एनर्जी होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। हर ऑर्बिट की अपनी एक अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे कि अब देखो ना, सिंपल सी बात है, ओके एक सेकेंड, हाँ बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है, अब ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो इसकी एनर्जी जो रहेगी वो डिपेंड करता है ना कि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो इसकी एनर्जी क्या होगी। अब ये क्या होगी ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के पॉइंट, आगे का जो स्लाइड है उसमें, तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ कि इसकी एनर्जी कैसे होती है, लेकिन ये समझो कि इसकी एनर्जी जो होगी फर्स्ट ऑर्बिट की वो सेकेंड ऑर्बिट से ऑफकोर्स अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑर्बिट न्यूक्लियस के एकदम पास है और ये वाला थोड़ा दूर हो गया। सिमिलरली ऐसे ऐसे और क्या होता जाएगा, और बनते जाएंगे ऑर्बिट, तो और दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, तो क्या होता जाएगा, एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। अब वो क्या होगी, हाई होगी, लो होगी, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझो कि एनर्जी जो होती है ऑर्बिट्स की वो डिफरेंट होंगी, है ना, और उनकी अपनी एक स्पेशल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, करेक्ट ना। यही इसलिए सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि देयरफॉर दिस सर्कुलर ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। इसको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं या तो एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस ऑर्बिट्स। तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं। अब आते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द शेल और ऑर्बिट लाइंग क्लोजेस्ट, है ना, क्लोजेस्ट टू व्हाट, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस कैरीज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास में ये जो ऑर्बिट है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी, है ना। इनकी एनर्जी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी। एंड द शेल दैट लाइज फारदेस्ट, ओके, जो दूर होगा फ्रॉम इट, दैट इज फ्रॉम न्यूक्लियस, कैरीज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या करेगा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियस है, तो समझो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है इधर, ठीक है, इसके अराउंड फर्स्ट शेल हो गया। अब देखो इसमें भी एक बात है कि शेल्स के बारे में आपको आगे पढ़ना है, दैट इज हमारे जो शेल्स हैं वो उनका नाम K, L, M, N एंड सो ऑन, ठीक है, O, P, Q आगे भी जाएगा। तो K जो होगा वो हमारा फर्स्ट शेल होगा, L सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड ऐसे ही 5, 6, 7, 8 रहेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन ये साइंटिस्ट जो एटम के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने ही ये वाले KLMN नाम दिया था, बिकॉज मेनी ऑफ यू विल आस्क कि ABCD क्यों नहीं है, KLMN क्यों है। तो उसके पीछे भी रीज़न है कि कुछ, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें कुछ नाम थे, मतलब कुछ साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे था, बट एक्चुअली KLMN ही उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आपको वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि शेल्स कौन से होते हैं। तो शेल्स होते हैं KLMNO एंड सो ऑन। सिमिलरली जो K शेल होता है वो फर्स्ट शेल होता है, L जो होता है वो सेकेंड शेल होता है, M जो होता है वो थर्ड होता है, एंड N जो होता है वो फोर्थ होता है, ओके। तो इसी तरीके से आगे भी रहेंगे। तो जो हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है, इसके अराउंड जो फर्स्ट शेल होगा वो कौन सा होगा, K शेल होगा, ठीक है। देन जो सेकेंड शेल होगा वो कौन सा होगा, L होगा। जो थर्ड होगा वो कौन सा होगा, M होगा, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज क्यों जो K है और जो M है, अब मुझे बताइए कि इसमें से एनर्जी जो होगी वो किसकी कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, बताइए। तो अब अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया रहेगा, ये वाला जो यहाँ पर लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मैंने आपको बताया, उससे आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। दैट इज़ कि जो न्यूक्लियस के पास में है ना, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, लो एनर्जी रहेगी, और जो न्यूक्लियस से और दूर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब ये क्यों होता है बेसिकली, अब देखिए न्यूक्लियस जो होता है ना वो क्या करेगा, एटम को बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, करेक्ट। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स होगा जो कि फर्स्ट शेल एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा।
इसका मतलब ये इसके पास में है ना, तो ये इसको क्या करेगा, ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेगा, करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे ये ऑर्बिट्स और बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस की भी वो कैपेसिटी कम हो जाएगी, करेक्ट, टू होल्ड दैट ऑर्बिट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, करेक्ट। तो ये एनर्जी भी क्या होती जाएगी, ये क्या होती जाएगा, उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, वो उतना नहीं अच्छे से बाइंड कर पाएगा अपने आप से, करेक्ट। तो इसीलिए क्या होता जाएगा, जैसे 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 ये दूर चले जाएंगे शेल्स, तो इनकी अपनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बस इतना समझिए कि जो न्यूक्लियस होता है वो जब जिस भी ऑर्बिट के पास है उसकी एनर्जी वो कम कर लेगा, ठीक है ना, वो उसकी एनर्जी क्या करेगा, कम कर देगा। और अब ये तो दूर है तो इनकी तो एनर्जी कम नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़्यादा तो ये ट्राई करेगा कि जो पास वाले हैं उनकी ही करे। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट शेल होगा जो कि न्यूक्लियस के क्लोज होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, इट्स एनर्जी विल बी लो। एंड आफ्टर दैट जो हमारा दूर ऑर्बिट होगा, ठीक है, जो थोड़ा अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस होगा, इट्स एनर्जी विल बी हायर इन अमाउंट, ओके, अंडरस्टूड। तो आई होप ये वाला पार्ट आप समझ गए हैं कि ऑर्बिट्स क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, बट अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये वाला जो पार्ट है, आई थिंक मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बता दिया था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्यों न्यूट्रल होता है ये आपको सबको पता होना चाहिए, सबको पता भी होगा अगर आप पहले से ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, करेक्ट, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, है ना, सेम नंबर ऑफ होगा। इसका मतलब अगर एक प्रोटॉन किसी में प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, अगर किसी एटम में दो प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक एटम जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, बैलेंस हो जाएगा, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो एटम बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट आपको सबको पता है। अब आते हैं while the neutral atom of an element has equal number of protons and electrons, this number itself varies from one element to another। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर exactly इनको बोलना है कि जब भी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, है ना, तो वो सबके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो सबके अलग अलग है। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ और अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट हो जाता है, इसकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है, हीलियम की आइडेंटिटी अलग हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास टोटल 180 एलिमेंट्स हैं, तो सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी इसीलिए अलग है क्योंकि उनकी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, है ना, वो अलग अलग है। और इसके लिए ही वो भी जो हमारे एटम्स है वो या तो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं होते, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए हमेशा सारे एलिमेंट्स क्या है, दे डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, यही पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके। तो आई होप आपको मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैंने एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है जो जो आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको समराइज़ भी करेंगे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आएंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, इसमें सबसे पहला पार्ट आएगा कि एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद उसमें न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिट्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हम लोगों ने एनर्जी के बारे में थोड़ा बात किया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा बात किया। तो आप थोड़ा सा अगर रीड भी कर लेंगे ना तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा टफ पॉइंट इसमें नहीं है, ओके। तो हम लोग आते हैं अभी हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ओके। तब अब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 पैराग्राफ्स आपको दिख रहे हैं ना, उसमें इस वाले पैराग्राफ में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है, इसमें पूरा मैं आपको पढ़ के तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको बताऊंगी कि ओवरव्यू इसका क्या है, एग्जैक्टली इनको क्या बोलना है। अब देखो इस डायग्राम से ही समझेंगे। ये बोलना चाहते हैं कि इनका जो क्वेश्चन है वो क्या है बेसिकली, कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और ऑर्बिट्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते हैं, है ना। हम लोगों ने ये चीज़ देखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं अपनी एनर्जी के साथ, अपनी जो भी फिक्स्ड एनर्जी है उसके साथ, ठीक है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट करते 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 क्या हो कि देखो इस डायग्राम को देखो, अट्रैक्ट करते 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 ऐसा एक पॉइंट आ सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा कि वो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, बहुत पास चला जाएगा, और जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारा जो एटम है वो कोलैप्स हो सकता है। क्या हो सकता है? कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ आ गए, टकरा गए, ख़त्म, एटम तो ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? वाई दिस डज नॉट हैपन, यही क्वेश्चन है। तो देखो ज़्यादा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो रिपीट किए हुए हैं कि फोर्स ऑफ, देखो फर्स्ट क्या है, वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है ना। तो इसकी वजह से ये हो सकता है, यही क्वेश्चन है। देखो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइटर एंड चार्ज्ड एंड एज दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, मतलब घूमते रहते हैं, सो वुड ग्रेजुअली लूज द एनर्जी एंड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड इवेंचुअली फॉल इनटू इट, दस रिजल्टिंग इन द स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ द एटम। समझ में आ गया? यही चीज़ बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पास आ सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और एटम कोलैप्स हो सकता है, बट ये नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर हम लोग इस वाले पैराग्राफ में देखेंगे। इट इज़ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स और शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। ये तो हमें पता है कि इनका स्पीड तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। विथ ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विद द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें, ये वाला पार्ट भी हम लोग लास्ट स्लाइड पे देख चुके हैं कि हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज शेल्स नाइदर लूज और गेन द एनर्जी अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जो ऑर्बिट की एनर्जी है उस एनर्जी के साथ वो घूम रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी से घूमते रहेंगे, कितना भी हो तो भी प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, नो डाउट कि इन दोनों में न्यूक्लियर फोर्स तो है। इसी वजह से तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा फर्स्ट शेल होगा उसकी एनर्जी लो होगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो तो लो एनर्जी के साथ ही घूम रहे हैं, तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा तो है नहीं, तो वो घूम रहे हैं अपनी एनर्जी के साथ। ठीक है, सो दैट्स वाई दे मेंटेन देयर पोजिशन। नाउ एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन, द इनवर्ड फोर्स exerted by the nucleus is counterbalanced, है ना, by the outward force of moving electrons। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि इनका जो force of attraction वो बैलेंस करता है एक दूसरे को। ठीक है, and that's why it prevents the electron from falling into the nucleus and making the atom structurally stable। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, इस पर कुछ भी अगेन टफ नहीं था, बहुत सिंपल सा चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन पास में आएगा प्रोटॉन तो अट्रैक्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की एक जगह होती है फिक्स, और ऑर्बिट्स जो फिक्स जगह होती है वो कौन सी होती है? ऑर्बिट्स होते हैं, और जो ऑर्बिट्स होती है उनकी भी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिसके वजह से वो उतने ज़्यादा नहीं कोलैप्स होने तक नहीं होती बात। ओके, सो इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा करीब नहीं आते प्रोटॉन्स के। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा बात था यहाँ पर। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। आते हैं नेक्स्ट वाली पार्ट पे, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, दैट इज़ व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे आपके एग्जाम्स में, इवन आपके एक्सरसाइजेज में भी बहुत सारे ये क्वेश्चंस है। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर। इसका जो सिंबल होता है वो Z होता है,
और मास नंबर जो होता है उसका सिंबल होता है ए। तो बहुत बच्चे ये भी बोलते रहेंगे कि मैम एटॉमिक नंबर का ए होना चाहिए था, इसका जेड क्यों है और मास नंबर का ए क्यों है। तो अगेन इसके पीछे भी ऑफकोर्स कुछ रीज़न है, इसी वजह से ये है। तो ये आप फाइंड आउट करो, आप कहीं से फाइंड आउट करो, ज़्यादा टाइम नहीं देना इस चीज़ को, क्योंकि अगेन एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बट स्टिल अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप फाइंड आउट करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि वाई एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वाई इट इज़ जेड एंड वाई द सिंबल ऑफ मास नंबर इज ए। इसका क्वेश्चन लिख दो, इसका आंसर लिख दो। ओके, तो देखो अब आते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले एक चीज़ रिप्रेजेंट इसको कैसे करना है वो बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ओके, तो देखो यहाँ पर समझो मैंने एक एलिमेंट लिया x, है ना, एक एलिमेंट लिया x जो कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर। तो मैं एक कंसिडर करती हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x, ठीक है, x। अब यहाँ पर कैसे इस तरीके इसको लिखा जाता है, हमेशा जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पर नीचे लिखा जाता है और जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर z एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है a, ठीक है। इसी को इसी तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और लिख देती हूँ यहाँ पर, आपके बुक में भी ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हो और यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, यहाँ पर मास नंबर लिखा हो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा हो। मोस्टली सारे बुक्स में यही फॉलो होता है, बट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो ये गलत नहीं होगा और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो बस दोनों ध्यान में रखिएगा। तो अब होता क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, ओके। ऑल्सो इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये देखो, ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि प्रोटॉन्स जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम में। तो ऑफकोर्स एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाते हैं कि कितने हैं। तो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, कार्बन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अच्छा एक सेकेंड, पहले मास नंबर को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद कार्बन का एग्जाम्पल दे के दोनों चीज़ें समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो मास नंबर जो होता है उससे वो क्या होता है, बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, सॉरी सम तो मैंने पहले ही बोल दिया था, तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, तो ये आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियॉन्स जो हमने देखा था ना, न्यूक्लियॉन्स मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स है कलेक्टिवली, इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपका रिवीजन कर लीजिए कि न्यूक्लियॉन्स मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब साथ में होते हैं तो कलेक्टिवली हम लोग इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इनका ही जितना भी नंबर होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मास नंबर, ओके। अगेन रिपीट करती हूँ, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं वो शो करेगा, और जो हमारा ये होता है सॉरी एटॉमिक नंबर हमारा जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो पता हमें कराएगा, और मास नंबर विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट टोटल, ओके। अब आते हैं हमारे कार्बन की तरफ। कार्बन का एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और कार्बन का जो मास नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है। तो इसका मतलब इफ़ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको पहले तो ये इसको रिकॉग्नाइज करना है कि एग्जैक्टली इसमें है क्या, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको 4-5 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। फर्स्ट आपका आएगा कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, ओके, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर। सेकेंड आएगा आपका व्हाट इज़ द मास नंबर। थर्ड आपका क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट हियर।
फोर्थ पॉइंट आएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ electrons are there here, and the last question is how many number of neutrons are there. okay, तो यहाँ पर देखो इन क्वेश्चंस का अगर आंसर दे दिया ना तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, नीचे, है ना, ये यहाँ पे Z होगा, ये होगा A, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। सेकेंड, व्हाट इज़ द मास नंबर, यहाँ पर क्या है 12, जो कि A से रिप्रेजेंट किया है हमने, दैट इज़ मास नंबर। सो मास नंबर इज़ व्हाट 12। अब कैसे पता करोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, तो देखिए यहाँ पर ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर का आपको यूज़ है कि इससे ही आपको पता चलेगा कि कितने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपके एटम में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, हमने यहाँ पर क्या देखा कि एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, एज वेल एज उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। सो इन दिस एटम, जो भी एग्जाम्पल मैंने कार्बन का दिया है, इन दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर हाउ मेनी 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 6। अंडरस्टूड, सिंपल है चीज़। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स में। अब देखो न्यूट्रॉन्स का नंबर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो बहुत इजी स्टेप आपको यूज़ करना है, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसीलिए दैट इज़ सीधा आप क्या करो, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, दैट इज़ A माइनस Z कर दो। अगर आप A माइनस Z करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ द मास नंबर, इट इज़ 12, and what is the atomic number, it is 6. So what will be the answer, that is 6. So how many number of neutrons are there, it is 6. ओके, तो यहाँ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। तो अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगी इसी से रिलेटेड, दैट इज़ क्या होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। फर्स्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, हीलियम का दे देती हूँ, सिंपल वाला सबसे पहले देती हूँ, दैट इज़ 2 and 4, ठीक है। अब ये वाला नंबर अगर आपको याद नहीं है ना, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको ये मैं कराने वाली हूँ किस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करने हैं, कैसे आपको एलिमेंट्स सीरीज़ में अच्छे से याद करने हैं, उनकी वैलेंसीज कैसे याद करनी है, तो वो पूरा एक टेबल मैं आपको सिखाऊंगी अगले वीडियो में। लेकिन अभी आपको मैं लिख के दे रही हूँ, तो आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझ में आए, हाउ टू राइट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसलिए ये होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, नियॉन का दे देती हूँ, नियॉन, ठीक है। नियॉन का होता है एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर होता है 20। अगेन थर्ड एक और एग्जांपल 5 दे देती हूँ, या 5 ही दे देती हूँ, 5 तो सिंपल में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 एग्जांपल्स दे देती हूँ। आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर भी, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, अच्छा मैं बोलती नहीं हूँ, आप खुद से पता करो ये चीज़, क्या कौन एटॉमिक है कौन मास नंबर है, ठीक है। देन फोर्थ एग्जांपल इज सोडियम, दैट इज़ 11 and 23, ठीक है। अभी पहले 4 ही करो, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। इसका ज़रूर आप करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन से आते हैं, तो इसको ज़रूर सॉल्व करना और कमेंट्स में आंसर देना, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है क्या है, ठीक है। सो अब यहाँ तक हमारा ये पूरा पार्ट हो चुका है, अब यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग जैसे कि मैंने बोला कि आपको सारे एटम्स एंड एटॉमिक नंबर, उनके मास नंबर सब मैं याद करवा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम आ जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच।